हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। साथ ही साथ आज हम लोग 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो आप लोगों के जो डाउट्स थे उसको मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लिया है और बारी बारी से करके हम लोग सारे क्वेश्चंस के आंसर को देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सोर्स कोड। इसको समझने के लिए एक हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। सपोज 2 लोग हैं और दोनों लोगों को आपस में बातें करनी है, बट सिचुएशन ऐसा है कि एक को फ्रेंच आती है और दूसरे को जापानीज आती है। तो ये दोनों लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज कि जिनको स्पेनिश आती है वो फ्रेंच नहीं समझ सकते और जिसको फ्रेंच आती है वो स्पेनिश नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये जो दोनों के बीच का गैप है, इसको ख़त्म करने के लिए एक ट्रांसलेटर होता है जो उनकी लैंग्वेज को दूसरी जो जिनको बताना है उनके फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जस्ट लाइक कंप्यूटर में भी ऐसा ही होता है। कंप्यूटर जो है वो बाइनरी को समझता है और ह्यूमन बींग्स जो हैं, जो प्रोग्रामर हैं, जो प्रोग्राम राइट करते हैं, वो बाइनरी से कंफर्टेबल नहीं होते हैं। बाइनरी में वो कोड नहीं लिख सकते। तो ये जो कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच में जो गैप है, इस गैप को जो ओवरकम करने के लिए उनके बीच एक ट्रांसलेटर होता है जिसको हम लोग कंपाइलर और इंटरप्रेटर बोलते हैं। तो कंप्यूटर 0-1 में समझता है और हम लोग जो प्रोग्राम लिखते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखता है उसको सोर्स कोड कहते हैं। ये सोर्स कोड कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझता, उसको समझने के लिए उसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करता है, देन उसमें जो कमांड्स है उसको कंप्यूटर समझता है। तो जो प्रोग्राम हम लोग के द्वारा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, या तो वो लैंग्वेज सी हो, C++ हो, पाइथन हो, जावा हो, कुछ भी हो, वो सारे जो कोड होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे होते हैं और उस हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को, प्रोग्राम को ही सोर्स कोड कहा जाता है। जैसे हम लोग कोई प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें मेन फंक्शन होता है, शी आउट स्टेटमेंट कोई होता है, तो ये सब क्या है, ये हम लोगों का सोर्स कोड है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम ही सोर्स कोड होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन क्या होता है? तो जब हम लोग क्लास के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो क्लास के अंदर जो हम लोग फंक्शन बनाते हैं उस फंक्शन को ही हम लोग बोलते हैं मेंबर फंक्शन। ठीक है, तो वैसा फंक्शन जो क्लास के अंदर बना हो उसको बोला जाता है मेंबर फंक्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर का एक इजी एग्जांपल। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसको बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और सारे पार्ट्स को समझने के बाद उसको कंबाइन करके फिर एक बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में हम लोग देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कैसे करते हैं किसी क्लास में। ठीक है, वैसे तो हम इन सारे टॉपिक्स को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट अब लोगों को अच्छी तरह से क्लियर नहीं हुआ था, इसलिए मैंने क्या किया कि कंस्ट्रक्टर के सारे पार्ट्स को छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर दिया। उस पार्ट को समझाने के बाद मैं अगेन से उसे कंबाइन करके एक बड़े प्रोग्राम में आप लोगों को समझाने वाली हूँ। तो पहले हम लोग कंस्ट्रक्टर के डेफिनेशन को देखते हैं। क्लास ए, हम लोगों ने ए नाम का एक क्लास बना रखा है, उसमें पब्लिक के अंदर एक एक्स नाम का
इंटीजर वेरिएबल है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है a देन पैरेंथेसिस, तो जैसे ही पैरेंथेसिस लगा होता है तो ये हम लोगों को पता हो जाना चाहिए कि वो एक फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन का जो नाम है वो क्लास के नेम के सिमिलर है, सो ये जो फंक्शन है एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो हम लोगों का ये सिंपलेस्ट सिंटैक्स है कंस्ट्रक्टर को बनाने का। एक कंस्ट्रक्टर को हम लोग क्लास के अंदर बनाते हैं और वो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उस क्लास का मेंबर फंक्शन होता है, और उस क्लास में और भी मेंबर फंक्शन हो सकते हैं, बट कंस्ट्रक्टर और उन मेंबर फंक्शन में डिफरेंस ये होता है कि कंस्ट्रक्टर जो होता है उसका नाम क्लास के नेम के सिमिलर होता है, बट अदर जो मेंबर फंक्शन है उनका नाम जरूरी नहीं है कि वो क्लास के नेम के सिमिलर हो, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट सिंटैक्स था एक कंस्ट्रक्टर का। अब हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं कंस्ट्रक्टर कैन बी डिफाइंड ईदर इनसाइड द क्लास डेफिनेशन और आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन यूजिंग क्लास नेम एंड स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है कि कंस्ट्रक्टर को क्लास के अंदर भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं और क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस क्लास में कंस्ट्रक्टर को, इस वाले कोड में हम लोग कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करेंगे क्लास के अंदर और डिफाइन करेंगे क्लास के बाहर। तो क्लास हम लोगों ने क्रिएट किया जिसका नाम a है, उसके अंदर पब्लिक के में एक इंटीजर नाम का वेरिएबल है i, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है a पैरेंथेसिस, ये इस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अब इस कंस्ट्रक्टर में हम लोग जो टास्क परफॉर्म करने वाले हैं उसको हम लोग बोल दे रहे हैं कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा कि ये कंस्ट्रक्टर जिस क्लास में बना हुआ है उसके नाम को सबसे पहले यहाँ लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद इस क्लास के एक मेंबर फंक्शन को हम लोग बाहर डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, क्योंकि ये जो सारी टास्क है वो हम लोग क्लास के बाहर कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर से हम लोगों को उस मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस कंस्ट्रक्टर का नाम लिख दिए देन पैरेंथेसिस। इसके अंदर टास्क क्या हो रहा है कि जो आई वेरिएबल था उसमें हम लोग 1 को इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने देखा कि कंस्ट्रक्टर को सिंपली कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करने के बाद उसको डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके एक प्रोग्राम देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है क्लास क्यूब, इट मीन्स क्यूब नाम का एक क्लास बनाया जा रहा है, ठीक है। इसके अंदर पब्लिक में एक इंटीजर वेरिएबल है साइड, ठीक है, जिसका नाम है साइड। उसके बाद अगेन से लिखा हुआ है क्यूब देन पैरेंथेसिस, मतलब ये जो है एक कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए, फर्स्ट तो क्लास के अंदर का वो मेंबर फंक्शन होना चाहिए और दूसरा उसका नाम क्लास के नेम के सिमिलर है। तो ये क्यूब पैरेंथेसिस जो है ये दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, सो ये क्या है, एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अब क्यूब का हम लोग यहाँ पे बॉडी लिख रहे हैं, ठीक है। इसके बॉडी में लिखा हुआ है साइड इक्वल्स टू 10, मतलब साइड जो वेरिएबल था साइड नाम का उसमें हम लोगों ने 10 असाइन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगेन से हम लोगों ने क्लास के बॉडी को क्लोज करके पैरेंट सेमीकोलन लगा दिया है, ठीक है। हम लोगों का क्लास क्रिएट हो गया है। अब हम लोग मेन फंक्शन में आए, ठीक है। तो मेन फंक्शन में लिखा हुआ है क्यूब सी। तो जब भी किसी प्रोग्राम में क्लास बनाया जाता है तो उस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने होते हैं। यदि उस क्लास के ऑब्जेक्ट नहीं बनाए जाए तो उस क्लास का बनाने का फिर कोई फायदा ही नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है।
जब तक उस क्लास का हम लोग वेरिएबल नहीं क्रिएट कर लेते हैं, उस क्लास का वेरिएबल कहने का मतलब उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर लेते, तो उस क्लास को बनाने का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक वेरिएबल क्रिएट किया सी नाम का और क्लास क्यूब का। ये जो सी है एक वेरिएबल है जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोल देते हैं क्लास के टर्म में। वो किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, किस क्लास का वेरिएबल है? क्यूब क्लास का वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब हम लोगों ने एक स्टेटमेंट लिखा सी आउट सी डॉट साइड। ये जो वेरिएबल था, इस वेरिएबल से हम लोग साइड जो ये वेरिएबल था क्लास के अंदर उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो क्लास में जो भी वेरिएबल्स होते हैं या मेंबर फंक्शन होते हैं, हम लोग उसको मेन फंक्शन में उस क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो सी डॉट साइड जब लिखेंगे तो जो साइड का वैल्यू होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि कंस्ट्रक्टर को बनाते कैसे हैं, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, और ये सब करने के बाद जो पूरी क्लास है जिसमें हम लोग कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं उसके ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, और उस ऑब्जेक्ट को यूज करके उस कंस्ट्रक्टर में जो टास्क परफॉर्म हो रहा है उसको आउटपुट में कैसे लाते हैं। ठीक है, इतना चीज क्लियर है। अब हम लोग देखने वाले हैं हाउ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। ठीक है, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को एक साथ लेकर हम लोग एक प्रोग्राम देखने वाले हैं और उसमें देखने वाले कि किस तरह से कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है। ठीक है, तो ए नाम का एक क्लास बना रखा है हम लोगों ने, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोग एक स्टेटमेंट आउटपुट करा रहे हैं। वो क्या है? कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। कंस्ट्रक्टर कॉल्ड नाम का एक स्टेटमेंट है जो हम लोगों ने सी आउट करा रहा है। ठीक है, ये तो कंस्ट्रक्टर हम लोगों का बन गया। तो जब कंस्ट्रक्टर अपना काम पूरा कर लेता है और उसके बाद भी वो प्रोग्राम में होता है तो वो प्रोग्राम में स्पेस को ऑक्युपाई कर लेता करते किए हुए रहता है, और वो स्पेस जस्ट लाइक अ वेस्टेज है मेमोरी का। तो इसलिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं डिस्ट्रक्टर का, जिसमें कंस्ट्रक्टर का जो काम है, जो टास्क है, उसको परफॉर्म करने के बाद हम लोग उसको डिलीट कर देते हैं सो दैट कि जो मेमोरी है हम लोगों का वो इफिशिएंटली यूज हो पाए। तो कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद हम लोगों ने एक डिस्ट्रक्टर भी क्रिएट किया है। तो डिस्ट्रक्टर के लिए हम लोग टिल साइन यूज करते हैं और कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वही डिस्ट्रक्टर का नाम होता है, और ये भी एक फंक्शन है तो इसके बाद हम लोग पैरेंथेसिस लगाए हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो टास्क है वो है डिस्ट्रक्टर कॉल्ड नाम का एक स्टेटमेंट हम लोग सी आउट करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगेन से हम लोगों ने बॉडी को क्लोज कर दिया है क्लास ए के, और उसके बाद सेमीकोलन लगाया हुआ है, मतलब ये क्लास बन गया है। उसके बाद अब हम लोग मेन फंक्शन में आते हैं। मेन फंक्शन में लिखा है ए ऑब्जेक्ट वन, मतलब क्लास ए का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है जिसका नाम है obj1 ऑब्जेक्ट वन। ठीक है, इसके अंदर एक वेरिएबल है x और उसमें हम लोगों ने 1 स्टोर कर रखा है। ठीक है, अब हम लोग एक एफएल का कंडीशन लिखते हैं। इफ x, जब x का वैल्यू ट्रू होगा तो इफ के बॉडी में जो स्टेटमेंट्स होगा या फिर जो टास्क होगा वो परफॉर्म होगा। ठीक है, तो इफ x ए ऑब्जेक्ट 2, ठीक है, यदि x का वैल्यू ट्रू होगा तो क्या होने वाला है? हम लोग एक ऑब्जेक्ट और क्रिएट करने वाले हैं जिसका नाम है obj2। ये भी क्लास ए का ऑब्जेक्ट होने वाला है। ठीक है, जैसे ये स्टेटमेंट हम लोग ये लिखते हैं ये ऑब्जेक्ट वन,
मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हो जाता है। ठीक है, अगेन से जब हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू क्रिएट करते हैं तो जो कंस्ट्रक्टर है वो अगेन से कॉल हो जाता है। ठीक है, अब इस वाले ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने जिस ब्लॉक में क्रिएट किया है उसको जब हम लोग क्लोज करते हैं तो जैसे ही उसका स्कोप खत्म होता है वैसे ही डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। ये हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट के बनते ही ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है और डिस्ट्रक्टर तब कॉल होता है जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है वो टर्मिनेट होता है। ठीक है, तो ये जो है ऑब्जेक्ट टू का बॉडी टर्मिनेट हो रहा है तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल्ड हो जाएगा ऑब्जेक्ट टू के लिए, और अगेन यहाँ पे ऑब्जेक्ट वन के बॉडी को क्लोज किया जा रहा है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट वन के लिए डिस्ट्रक्टर कॉल्ड हो जाएगा। तो हम लोगों का जो आउटपुट होगा वो पहले फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, देन सेकेंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, अगेन सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट के लिए डिस्ट्रक्टर कॉल होगा और फिर से फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट के लिए डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का आउटपुट होने वाला है इस प्रोग्राम का। ठीक है, पिछले क्लास में हम एक कोड डिस्कस किए थे ऑपरेटर ओवरलोडिंग में। तो इस कोड के पीछे क्या आइडिया है वो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में भी इसे एलोबरेट किया था अच्छी तरीक़ों से, फिर भी आप लोगों को प्रॉब्लम है तो मैं फिर से इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को यूज क्यों किया जाता है। जैसे कि हम लोगों ने एक प्रोग्राम लिखा जिसमें 3 वेरिएबल हैं इंट एक्स वाई जेड। ठीक है, और एक्स वाई में हम लोग कोई वैल्यू को एंटर कराएं, सपोज सी इन 1 सी इन 2, मतलब x में 1 स्टोर हो रहा है, y में 2 स्टोर हो रहा है। उसके बाद हम लोगों ने एक स्टेटमेंट लिखा z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, तो 1 और 2 का जो वैल्यू होगा ऐड करने के बाद वो z में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये तो रहा हम लोगों का सिंपल प्रोग्राम जिसमें हम लोग 2 वेरिएबल को ऐड कर रहे हैं और तीसरे में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, बट जब बात आती है क्लास की तो हम लोग क्लास में ये सिंपल जो तरीका है वेरिएबल्स को ऐड करने के लिए ये हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज क्लास जो है वो कोई इंटीजर वेरिएबल नहीं है, ना ही फ्लोट वेरिएबल है, वो कोई प्री डिफाइंड वेरिएबल नहीं है, वो एक यूजर डिफाइंड वेरिएबल है। ठीक है, तो यूजर डिफाइंड वेरिएबल को जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन लगाने के लिए हम लोगों को ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करना होता है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के पीछे जो आइडिया है वो है कि एक क्लास के ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। और ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए ये सिंटैक्स होता है वॉइड, एक हम लोग फंक्शन बनाते हैं ऑपरेटर नाम का। ये ऑपरेटर एक कीवर्ड है, ये मस्ट है, लिखना ही है। ठीक है, और इसका रिटर्न टाइप हम लोग ने वर्ड लिखा है। ठीक है, उसके बाद प्लस प्लस इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है क्योंकि प्लस प्लस जो ऑपरेटर है उसको हम लोग ओवरलोड करना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, हम लोगों ने जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर में पढ़ रखा है उसको हम लोग ओवरलोड कर रहे हैं। मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर का जो ऑपरेशन है उसको हम लोग क्लास पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, इसलिए उस ऑपरेटर को हम लोग ओवरलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में एक क्लास का चेक नाम का क्लास है, उसका जो ऑब्जेक्ट बना है उस ऑब्जेक्ट में हम लोगों को इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई करना है, इसलिए इस प्रोग्राम में हम लोगों ने ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट को यूज किया है। बिकॉज जो ऑब्जेक्ट है क्लास का
वो एक सिंपल वेरिएबल नहीं है कि उसको हम लोग सिंपली अर्थमेटिक ऑपरेटर अप्लाई कर पाए। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई नॉट ऑल ऑपरेटर आर यूज्ड फॉर ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सारे ऑपरेटर्स को हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए क्यों यूज नहीं करते हैं? ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारे ऑपरेटर यूज होते हैं ये 4 ऑपरेटर को छोड़ के। ठीक है, तो ये 4 ऑपरेटर क्यों नहीं यूज होते हैं उसको हम लोग बारी बारी से समझते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं कि कंडीशनल ऑपरेटर जो है वो क्यों नहीं यूज होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग में। There is no fundamental reason to disallow overloading of conditional operator. So far the committee just has not seen the need to introduce the special case of overloading a ternary operator. ठीक है, इसको टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो ये जो टर्नरी ऑपरेटर है, कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर, इसके लिए कोई फंडामेंटल ऐसा रीजन नहीं है जिसकी वजह से हम लोग इसको नहीं यूज करते हैं। मेन वजह है कि जब कंपाइलर को लिखा जा रहा था तब जो उसको लिख रहा था वो कमिटी जो है इस बात की उनको नीड नहीं हुई कि इस ऑपरेटर को भी ओवरलोड किया जाए, और इसके लिए उन लोगों ने कंपाइलर में प्रोग्राम नहीं लिखा कि इस ऑपरेटर को भी ओवरलोड किया जाए। इसलिए हम सी प्रोग्रामिंग में टर्नरी ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है साइज ऑफ ऑपरेटर। इसको क्यों नहीं ओवरलोड किया जाता है? साइज ऑफ एक्स could not be given a new and different meaning by the programmer without violating basic language rules. ठीक है, ये जो ऑपरेटर है ये जो है कोई डिफरेंट मीनिंग प्रोवाइड नहीं करता है ओवरलोड करने के बाद भी, जब तक कि हम लोग इसके बेसिक लैंग्वेज रूल्स को वायलेट नहीं करें। और ऑपरेटर ओवरलोडिंग में ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो ऑपरेटर है उसका जो फंडामेंटल यूनिट है, जो उसका बेसिक मीनिंग है, वो चेंज हो। तो हम लोगों को ये समझ आ गया कि साइज ऑफ ऑपरेटर को क्यों ओवरलोड नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर को क्यों ओवरलोड नहीं करते हैं। कंपाइलर के लिए इसको ओवरलोड करने में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, इसलिए प्रोग्रामर ने इसको भी कंपाइलर में कोड राइट नहीं किया कि इसको ओवरलोड किया जाए, बिकॉज यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन है। तो हम लोग 3 ऑपरेटर के बारे में समझ चुके हैं कि हम लोग इसको क्यों ओवरलोड नहीं करते हैं। टर्नरी ऑपरेटर, देन साइज ऑफ ऑपरेटर, और उसके बाद है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। लास्ट हम लोग देखने वाले कि डॉट ऑपरेटर को क्यों ओवरलोड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो डॉट ऑपरेटर और ये जो ऑपरेटर है ये दोनों ही सिमिलर तरीके से काम करता है। दोनों का जो टेक्निक है यूज करने का वो दोनों सेम है। तो यहाँ पे एम्बिग्यूटी हो सकती है कि यदि डॉट को हम लोग ओवरलोड करें तो ये हो सकता है कि शायद ये डॉट ऑपरेटर जो है वो ओवरलोड करने के लिए ही बना है, बट एक्चुअली डॉट ऑपरेटर को सिर्फ ओवरलोड करने के लिए नहीं बनाया गया है। इसलिए प्रोग्रामर्स ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो डॉट ऑपरेटर है उसको ओवरलोडिंग में नहीं रखा कि इसको हम लोग ओवरलोड नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि डॉट ऑपरेटर को ओवरलोड क्यों नहीं किया जा सकता है। तो डॉट ऑपरेटर और ये जो ऑपरेटर है ये दोनों सेम वे में काम करता है, दोनों का काम सेम होता है। तो जब हम लोग डॉट ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे तो हम लोगों के पास एक क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या डॉट ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए ही बनाया गया है? तो ऐसी बात नहीं है कि डॉट को सिर्फ ओवरलोड करने के लिए बनाया गया है। प्रोग्रामर ने इस क्वेश्चन से बचने के लिए डॉट ऑपरेटर को
ओवरलोडिंग के लिए जो कंपाइलर में कोड लिखा जा रहा था उस टाइम डॉट ऑपरेटर को भी कंसिडर नहीं किया, ठीक है। इसलिए इन 4 ऑपरेटर को हम लोग ओवरलोड नहीं करते हैं सी प्रोग्रामिंग में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं एग्जाम्पल ऑन कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर का एक अगेन से हम लोग एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो पहले इसका हम लोग सिंटैक्स देखेंगे। वैसे तो हम लोग ने पिछले क्लास में भी इसके सिंटैक्स को देखा है, फिर भी हम लोग फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले क्लास नेम लिखते हैं, देन कॉन्स्ट कीवर्ड लगाते हैं, ये ऑप्शनल है। उसके बाद क्लास नेम लिखते हैं, अगेन एम्परसेंड ऑपरेटर लगाते हैं, देन ऑब्जेक्ट नेम लिखते हैं, ठीक है। अब इस कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज करके हम लोग एक प्रोग्राम लिखने वाले हैं। क्लास सैम्पल कॉपी कंस्ट्रक्टर। सैम्पल कॉपी कंस्ट्रक्टर नाम का एक क्लास है, ठीक है। इसके अंदर प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर 2 वेरिएबल है x और y जो इंटीजर टाइप के हैं। यहाँ पे एक कमेंट लिखा हुआ है डेटा मेंबर्स, ये जो है क्या है, डेटा मेंबर्स है। क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं उसको हम लोग डेटा मेंबर बोलते हैं, और जो फंक्शन होते हैं उनको हम लोग मेंबर फंक्शन बोलते हैं। तो ये जो है कमेंट है, इसका प्रोग्राम में कोई यूज नहीं होता है, ठीक है। पब्लिक के अंदर हम लोग एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, सैम्पल कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसके अंदर 2 पैरामीटर, 2 आर्ग्यूमेंट पास हुआ है, इंट x1 इंट y1, ठीक है। x1 और y1 नाम का 2 वेरिएबल है। x इक्वल्स टू x1, जो x1 का वैल्यू है वो हम लोग x में इनिशियलाइज कर रहे हैं, और जो y1 का वैल्यू है उसको हम लोग y में इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। ये हम लोगों का कंस्ट्रक्टर एक क्रिएट हो गया है, डिक्लेयर हो गया है एंड डिफाइन भी हो गया है। हम लोग डिक्लेयर और डिफाइन साथ साथ कर लिए हैं। ये एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, हम लोगों ने इसमें पैरामीटर पास कर रखा है। अब इस कंस्ट्रक्टर का हम लोग कॉपी कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं, ठीक है। ये भी क्या है, एक कमेंट है, बस ये बताया जा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर कोड है इस प्रोग्राम में उसमें हम लोग कॉपी कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। इस लाइन का इस प्रोग्राम में कोई यूज नहीं है, ये एक कमेंट है, ठीक है। अब हम लोग इस कंस्ट्रक्टर का एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे उस कंस्ट्रक्टर का नाम, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग सिंटेक्स देखे थे कि क्लास नेम, तो क्लास नेम हम लोग लिखे सबसे पहले। उसके बाद कॉन्स्ट कीवर्ड लगाए, देन ये जो है कंस्ट्रक्टर का नाम है, अगेन एम्परसेंड, और उसके बाद एम सैम नाम का एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का नाम, ठीक है। अब इस कॉपी कंस्ट्रक्टर में हम लोग क्या टास्क कर रहे हैं कि x और y जो 2 वेरिएबल था उसमें हम लोग x और y में जो पहले वैल्यू रख चुके हैं उस वैल्यू को कॉपी कर रहे हैं। तो कैसे कॉपी करेंगे, कॉपी करने का सिंटेक्स क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है उसके नाम को यूज करेंगे, देन डॉट ऑपरेटर लिखेंगे, और जो x है ये जिसमें हम लोगों ने पहले वैल्यू को असाइन कर रखा है उसको लिखेंगे। तो सैम डॉट एक्स लिखने पे क्या होगा, जो भी वैल्यू x में स्टोर हुआ रहेगा वो अगेन से इस वाले x में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। उस सिमिलरली y में भी वैसा ही होगा। अब वॉइड डिस्प्ले नाम का एक हम लोगों ने फंक्शन बनाया है जो कि क्लास सैम्पल कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर ही है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक सिंपली सी आउट कर रहे हैं एक ब्लैंक स्पेस को, और देन एंडर लगा हुआ है, मतलब लाइन को चेंज करना है, ठीक है। ये डिस्प्ले नाम का फंक्शन क्रिएट हो गया। उसके बाद हम लोगों ने क्लास के बॉडी को क्लोज करके सेमीकोलन लगा दिया है, मतलब ये क्लास जो है वो क्रिएट हो गया है। अब हम लोग मेन फंक्शन में आते हैं। मेन फंक्शन में लिखा हुआ है सैम्पल कॉपी कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट 1 10,15। सैम्पल कॉपी कंस्ट्रक्टर ये क्लास का नाम है, ऑब्जेक्ट 1 ये ऑब्जेक्ट का नाम है। उसमें हम लोग ये 3 और 15 2 आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पहला वाला कंस्ट्रक्टर बना था इसमें x1 और y1 में 10 और 15 वैल्यू चला जाएगा। अगेन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सैम्पल कॉपी कंस्ट्रक्टर क्लास नेम ऑब्जेक्ट 2 नाम का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसमें ऑब्जेक्ट 1 को स्टोर कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं।
ये हम लोगों का कॉपी कंस्ट्रक्टर है जो कि कॉल हुआ है ऑब्जेक्ट 2 के थ्रू। जो वैल्यू ऑब्जेक्ट 1 में हम लोगों ने वेरिएबल में स्टोर किया था वो ऑब्जेक्ट 2 के थ्रू फिर से कॉपी हो रहा है। ठीक है, अब एक स्टेटमेंट हम लोगों ने सी आउट कराया है नॉर्मल कंस्ट्रक्टर, मतलब जो पहले ये लाइन था इसमें जो हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर कॉल किया था वो नॉर्मल कंस्ट्रक्टर था, और अगेन दूसरे वाले लाइन में जो हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर कॉल किया है वो कॉपी कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, उसके बाद लिखा है ओबीजे डॉट डिस्प्ले, मतलब डिस्प्ले नाम का जो फंक्शन है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट 1 के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। फिर से एक स्टेटमेंट हम लोगों ने सी आउट कराया है कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट 2 डॉट डिस्प्ले लिखा है, मतलब कि ऑब्जेक्ट 2 के थ्रू हम लोग डिस्प्ले फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का कंप्लीट प्रोग्राम था कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज करके। ठीक है, जो भी डाउट्स थे आप लोगों के आई थिंक वो क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर चैप्टर से ही रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑटोमेटिकली एडेड टू एवरी क्लास इफ वी डू नॉट राइट आवर ओन। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है सारे क्लास में, हम लोग नहीं भी उसे लिखे तो भी। फर्स्ट है कॉपी कंस्ट्रक्टर, सेकंड है असाइनमेंट कंस्ट्रक्टर असाइनमेंट ऑपरेटर, थर्ड है ये कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी पैरामीटर, डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द एबव। यदि कोई हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं तो उस क्लास में खुद से एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और उस कंस्ट्रक्टर का एक कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो जाता है, और उस कॉपी कंस्ट्रक्टर को असाइन करने के लिए एक असाइनमेंट ऑपरेटर भी खुद से क्रिएट हो जाता है। तो ये सारा चीज जो है वो खुद से एक प्रोग्राम में क्रिएट हो जाता है जब उस प्रोग्राम में क्लास प्रेजेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following gets called when an object is being created। इनमें से कौन सा है जो कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया जाता है? कंस्ट्रक्टर, वर्चुअल फंक्शन, डिस्ट्रक्टर और मेन। तो जैसे ही क्लास क्रिएट होता है और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उस क्लास का, तो कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है क्योंकि उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है किसी क्लास का तो कंस्ट्रक्टर खुद से कॉल हो जाता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है डिस्ट्रक्टर हैज अ सेम नेम एज द कंस्ट्रक्टर एंड इट इज प्रीसीडेड बाय। डिस्ट्रक्टर के पहले कौन सा साइन लगा होता है? तो ये टिल साइन लगा होता है, तो इसका सही आंसर है सी। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखने वाले हैं which constructor function is designed to copy object of same class type। which constructor function is designed to copy करने के लिए किस कंस्ट्रक्टर का यूज किया जाता है? कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो इसका सही आंसर है ए, कॉपी कंस्ट्रक्टर। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ अ कंस्ट्रक्टर इन अ क्लासेस। एक कंस्ट्रक्टर का किसी एक क्लास में क्या रोल होता है? फर्स्ट है टू मॉडिफाई द डेटा व्हेनेवर रिक्वायर्ड। बिल्कुल नहीं, डेटा को मॉडिफाई नहीं करता है कंस्ट्रक्टर। सेकेंड है टू डिस्ट्रॉय एन ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी कंस्ट्रक्टर को यूज नहीं किया जाता है। फिर थर्ड है टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज क्रिएटेड। यही इसका राइट आंसर है कि एक कंस्ट्रक्टर को किसी क्लास में उसके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए क्रिएट किया जाता है। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस इफ ए यूजर फॉरगेट टू डिफाइन अ कंस्ट्रक्टर इनसाइड अ क्लास। फर्स्ट ऑप्शन है एरर अकर्स, नहीं एरर अकर नहीं होगा। सेकेंड है सिगमेंटेशन फॉल्ट की प्रॉब्लम भी नहीं होगी।
ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्रिएटेड प्रॉपरली, ये भी नहीं होगा। ये क्लास है, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर हो ना हो, हम लोग उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो ये भी आंसर रॉन्ग है। और फोर्थ है कंपाइलर प्रोवाइडेड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर टू अवॉइड फॉल्ट और एरर्स। डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि जब कोई क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं बनता है तो कंपाइलर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता है एरर से बचने के लिए, ठीक है। सेवेंथ क्वेश्चन है हाउ मेनी पैरामीटर डज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रिक्वायर्ड। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कितने पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसका सही आंसर है सी 0। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कोई पैरामीटर पास नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर आर देयर इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में कितने टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं, तो हम लोगों ने 3 टाइप का कंस्ट्रक्टर को सी प्लस प्लस में पढ़ रखा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सिंटैक्स ऑफ डिफाइनिंग ए डिस्ट्रक्टर ऑफ क्लास ए। ए नाम का एक क्लास है, उसके हम लोग डिस्ट्रक्टर को कैसे डिफाइन करेंगे, तो सबसे पहले तो टिल साइन लगाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए ये तो गलत हो गया। ऑप्शन बी में सबसे पहले टिल साइन है, उसके बाद उस क्लास का नाम लिखेंगे और देन पैरेंथेसिस लगा के उसके बाद उसका बॉडी लिखेंगे, तो ये जो बी है इसका राइट आंसर है। उसके बाद लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन डिस्ट्रक्टर आर कॉल्ड। डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, when a program ends, when a function ends, when a delete operator is used, all of the mentioned। तो इसका सही आंसर है all of the mentioned। जब प्रोग्राम एंड होता है तभी डिस्ट्रक्टर कॉल होता है, जब फंक्शन एंड होता है तो भी डिस्ट्रक्टर कॉल होता है, और जब डिलीट ऑपरेटर यूज किया जाता है तो भी डिस्ट्रक्टर खुद से कॉल हो जाता है। तो ऑल ऑफ द मेंशन जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग 10 MCQ क्वेश्चंस देखे हैं और साथ ही साथ आप लोगों के जो डाउट्स थे उसको हमने क्लियर किया है, ठीक है। होप कि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।